हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। और बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11 के चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक डायमेंशंस एंड डायमेंशन फार्मूला अलॉन्ग विद प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बच्चों हमारे बहुत ही काम की चीज़ होती है और बहुत डीप फिलॉसफी है उसके अंदर, ठीक है ना। तो आज के इस टॉपिक में हम चीज़ों को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को इन डेप्थ स्टडी करेंगे, ठीक है। और लेक्चर को पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे आपका सबसे पहले टॉपिक है हमारा व्हाट आर डायमेंशंस और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशंस एग्जैक्टली। तो डायमेंशंस जो वर्ड होता है बच्चों, मेरी ऑफलाइन क्लासेस में एक बच्चा था, मतलब पढ़ता था, तो वो पीछे बैठा करता था और शांत रहता था, लेकिन उसका एक बड़ा अच्छा वो था कि क्वेश्चन पूछा करता था और क्वेश्चन भी बड़ा ज़बरदस्त पूछता था। मतलब उसके क्वेश्चन के अंदर एक बहुत डीप फिलॉसफी छुपी हुई होती थी। तो उसने मुझसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा, जब मैं ऐसे ही डायमेंशंस वगैरह पढ़ा रहा था, तो उसने पूछा मेरे से कि सर एग्जैक्टली ये जो डायमेंशंस वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि ये जो डायमेंशन वर्ड है ये मैंने कई अलग अलग जगह पर अलग अलग सेंसेस में मैंने इसका यूज देखा है। तो बिल्कुल सही था वो, है ना, वो बिल्कुल सही था। क्योंकि ये जो डायमेंशन वर्ड है बच्चों, ये इंग्लिश में जैसे आपका सिनोनिमस होते हैं, बिल्कुल उसी की तरह है। जैसे सिनोनिमस होते हैं कि किसी एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो वैसे ही डायमेंशन जो है इसके भी कई सारे मीनिंग हैं। जैसे अगर हम डायमेंशन वर्ड की बात करें तो डायमेंशन वर्ड का साइज से भी मीनिंग होता है। डायमेंशंस साइज को भी मतलब बोला जाता है। जैसे मैंने आपका ये ऊपर एक फ्रेज लिख रखा है, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लार्ज कंपेयर्ड टू एटॉमिक डायमेंशंस। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि एक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ एटम के एटॉमिक डायमेंशन से लार्ज है। तो एटॉमिक डायमेंशन से लार्ज है, तो यहाँ पर वो डायमेंशन वर्ड का मतलब आ रहा है साइज से। किससे? साइज से। कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो भी एक रेडिएशन है हमारे पास, उसकी वेवलेंथ एटम के साइज से बड़ी है। तो डायमेंशंस वर्ड साइज के सेंस में भी यूज होता है। दूसरा, डायमेंशंस नंबर ऑफ डायरेक्शंस को भी डिनोट करता है। डायमेंशन का मतलब डायरेक्शन से भी होता है। डायमेंशन डायरेक्शन, डायमेंशंस डायरेक्शंस, ठीक है। तो डायमेंशंस मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स या नंबर ऑफ डायरेक्शंस। जैसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन, तो वन डायमेंशनल मतलब वन डायरेक्शनल मोशन, मतलब वो मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रही होगी, ठीक है। आइदर टूवर्ड्स एक्स, आइदर और टूवर्ड्स वाई और टूवर्ड्स जेड, ठीक है। टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मतलब टू डायरेक्शनल मोशन, मतलब एक कोई बॉडी है और वो साइमल्टेनियसली दो डायरेक्शंस में मोशन कर रही है ना। ये हम पढ़ेंगे सब, वन डायमेंशनल मोशन भी पढ़ेंगे हम, टू डायमेंशनल मोशन भी पढ़ेंगे। थ्री डायमेंशनल मोशन मतलब एक ही बॉडी साइमल्टेनियसली थ्री डायरेक्शंस में मूव कर रही है ना, एक्स वाई जेड। तो कहने का मतलब डायमेंशंस डायरेक्शंस के सेंस में भी यूज होता है। और हम जिस सेंस में, हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में जिस सेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो सेंस है हमारा डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है भाई? डायरेक्शन समझ में आ गया, साइज समझ में आ गया। अब फिजिकल क्वांटिटी के केस में हम डायमेंशंस किस चीज को कहेंगे, अब हमें वो समझना है, ठीक है ना। तो बच्चों डायमेंशन क्या है, अब आप ध्यान से सुनिएगा कि सपोज कीजिए कि कोई एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, लाइक फोर्स, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि M इंटू ए होता है, क्लियर। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है फोर्स, नो डाउट, क्योंकि फंडामेंटल तो हमारी 7 हो ही गई, उनके अलावा जो भी है वो ड्राइव्ड है ना। तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। अब मेरे को इसकी यूनिट लिखनी है, तो मास की यूनिट हो जाएगी सब किलोग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर और सेकेंड टू द पावर -2। मतलब सारी यूनिट्स को मैं प्रोडक्ट के उसमें फॉर्म में लिख दिया।
अब ध्यान से देखिएगा, किलोग्राम मास की यूनिट होती है जो कि एक फंडामेंटल यूनिट है, मीटर एक लेंथ की यूनिट है जो कि एक फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड टाइम की यूनिट होती है जो कि एक फंडामेंटल यूनिट है। कहने का मतलब मैंने एक ड्राइव्ड क्वांटिटी थी फोर्स और उसकी यूनिट को मैंने फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में लिख दिया ना। उसके बाद बच्चों उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कुछ पावर्स होंगी। देखिए जैसे यहां किलोग्राम के ऊपर पावर 1 है ना, मीटर के पावर 1 है और सेकंड की पावर -2 है। क्लियर? तो किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी की यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स में एक्सप्रेस कर दी हमने, और देन उन फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर्स रेज्ड होती हैं, जो पावर्स चढ़ी होती हैं उनके ऊपर, किसके ऊपर? फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर, उन पावर्स को ही बोला जाता है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? क्या कोई भी एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उस ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हमने फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में लिखी और उन सारी यूनिट्स को एक प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। देन चेक कि उनके ऊपर क्या पावर्स चढ़ी हुई हैं, उन फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर्स रेज्ड हैं उन पावर्स को ही सिंपली क्या बोला जाता है? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो अब मैं यहाँ देखिए आपके सामने इसको डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने ये जो पूरा समझाया है आप इसको नोट कर सकते हैं कि व्हेन अ ड्राइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, इट इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर? देन द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड, द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी raised in order to express the given physical quantity are called its dimensions। उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर्स रेज्ड हैं उन पावर्स को ही हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस सिंपली। तो डायमेंशंस किस किस सेंस में यूज होगा फिजिक्स में वो आपको मैंने बता दिया। कहीं साइज के सेंस में यूज होगा, तो कहीं डायरेक्शंस के सेंस में यूज होगा, तो कहीं फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस के सेंस में यूज होगा। तो हमें इस चैप्टर में जिस सेंस में हमें डायमेंशंस को अपने यहाँ माइंड में सजा के रखना है वो कौन सा वाला है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पावर्स रेज्ड हैं वो पावर्स ही हमारे लिए क्या हैं? डायमेंशंस। ठीक है, ठीक है। अब साहब ये आपने नोट कर लिया होगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों, ठीक है। तो अब जैसे सपोज कीजिए मैंने एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं वर्क डन। तो वर्क डन होता है मेरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स को मैं क्या लिखूंगा? ma मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी यूनिट लिखते हैं तो मास की यूनिट होगी किलोग्राम और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो मैं इसको लिखूंगा किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा तो सेकंड टू द पावर -2। क्लियर? कहने का मतलब मैंने वर्क की यूनिट लिखी किसके टर्म्स में? फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में। भाई देखिए किलोग्राम एक फंडामेंटल यूनिट है, मीटर एक फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड एक फंडामेंटल यूनिट है ना। तो कहने का मतलब वर्क की यूनिट को मैंने एक्सप्रेस कर दिया किसमें? फंडामेंटल यूनिट्स में। अब उनके ऊपर कुछ पावर्स हैं। भाई किलोग्राम की पावर 1 है, मीटर की पावर 2 है, सेकंड की पावर -2 है। सो दीज 1, 2, -2 ये जो पावर्स हैं ये पावर ही वर्क की क्या है? डायमेंशंस। ये वर्क की क्या है? डायमेंशंस। तो हम कैसे बोलेंगे कि भाई कोई हम जैसे हमसे कहे कि बताओ भाई वर्क की किलोग्राम में डायमेंशन क्या होती है, तो हम कहेंगे वर्क की मास में डायमेंशन 1 है। वर्क की लेंथ में डायमेंशन क्या है? वर्क की लेंथ में डायमेंशन 2 है। वर्क की
टाइम में डायमेंशन क्या है, तो वर्क की टाइम में डायमेंशन -2 है। ठीक है, जैसे यहाँ पर फोर्स है तो हमसे कोई पूछेगा कि बताओ भाई फोर्स की मास में डायमेंशन कितनी है, तो फोर्स की मास में डायमेंशन कितनी है 1। फोर्स की लेंथ में डायमेंशन कितनी है 1। फोर्स की टाइम में कितनी डायमेंशन है -2। तो कैसे समझेंगे इसको, समझे है ना, इसको किस तरह से बोलना है कि मास में इतनी डायमेंशन है, लेंथ में इतनी डायमेंशन है, तो किसके टर्म्स में बात कर रहे हैं हम, फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में। ठीक है बच्चों, तो अब मैं समझता हूं कि आप डायमेंशंस क्या है ये समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं बच्चों डायमेंशन फॉर्मूले की तरफ। तो बच्चों अब आते हैं हम डायमेंशन फॉर्मूला कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या है ना। तो डायमेंशन फॉर्मूले की डेफिनेशन है कि व्हेन एनी ड्राइव्ड क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड विद एप्रोप्रिएट पावर्स ऑफ सिंबल ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज सच एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला। मीन्स हमने कोई ड्राइव्ड क्वांटिटी है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, स्पीड एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को हम लेंथ बोलते हैं, तो उस लेंथ एक फंडामेंटल है, तो लेंथ को उसकी यूनिट के बजाय लेंथ का सिंबल दिया हमने L। ठीक है, और टाइम को उसकी यूनिट देने के बजाय क्या दिया, सिंबल T। तो L अपॉन टी की पावर 1 है, उसको ऊपर लेके आए तो LT-1। तो ये जो एक्सप्रेशन है LT-1 ये स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला है। तो वही अब देखिए इसको पढ़िएगा, व्हेन एनी ड्राइव्ड क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड विद एप्रोप्रिएट पावर्स ऑफ सिंबल्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बजाय यूनिट्स के, और उन सिंबल्स के ऊपर जो एप्रोप्रिएट पावर लगनी है वो पावर दे रहे हैं। तो वो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल्स के टर्म्स में जो एक्सप्रेशन बन रहा है विद पावर्स विद डायमेंशंस, उन पावर को डायमेंशंस कहते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट विद नो कॉमा बिटवीन द सिंबल्स। तो जो सिंबल्स हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बीच, जैसे LT, तो L और T के बीच कोई हम कॉमा नहीं देंगे और उन L और T को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, अब साहब ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ये इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो हमें सिंबल हैं, डायमेंशन फॉर्मूला हैं, ये हमको पता होनी चाहिए। जैसे मास का डायमेंशन फॉर्मूला m है, किलोग्राम उसकी यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट मीटर है, डायमेंशन फॉर्मूला L फॉर लेंथ, m फॉर मास। ठीक है, टाइम की यूनिट सेकेंड, डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल T। ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट K। अब टेम्परेचर को T नहीं दे सकते हम, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हम T ऑलरेडी टाइम को दे चुके हैं सिंबल, तो हम K केल्विन जो है उसकी यूनिट जो है उसका सिंबल लेते हैं डायमेंशन फॉर्मूला के लिए K या फिर थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर यूनिट होती है, तो एम्पियर का A लिया गया है डायमेंशन फॉर्मूला देने के लिए, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट CD, या तो CD लेंगे या फिर J। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला J या CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल होती है और डायमेंशन फॉर्मूला मोल या फिर म्यू, क्या म्यू। ठीक है, तो बच्चों अगर हमें ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला याद है, और कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल एक ट्रिक के साथ ये बनाए गए हैं कि भाई आपको केवल सिंबल देना है, किसको, फंडामेंटल क्वांटिटी को। मास सिंबल हो गया M फॉर मास, टाइम सिंबल हो गया T फॉर टाइम, लेंथ सिंबल हो गया L फॉर लेंथ। ठीक है, करंट एम्पियर, A फॉर एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, K फॉर केल्विन। ठीक है, तो ये इनके मैं मान के चलता हूँ कि ये आपको समझ गए होंगे। अब अगर मुझे ये 7 पता है बच्चों, तो फिर मैं फिजिक्स की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पता कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपने कर लिया होगा, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब साहब अब आते हैं कि हाउ टू फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला। अगर मेरे को ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के पता है तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं बच्चों। एरिया सबसे पहले हम लेते हैं एरिया, तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, आओ लेंथ की यूनिट बच्चों, लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ भी एक लेंथ होती है, तो मीटर इनटू मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मीटर में किसको नापते हैं, लेंथ को, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L, उसका सिंबल और उसकी पावर है 2, तो L स्क्वायर इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लेंगे वॉल्यूम। ठीक है जी, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ की मीटर,
हाइट की मीटर, तो मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर क्यूब, और मीटर में किसको मेजर करते हैं, लेंथ को, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L और उसकी पावर है 3, तो L3। ठीक है। अब बच्चों हमसे पूछा किसी ने कि साहब डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, तो डेंसिटी रो, ठीक है, और ये होती है साहब आपका मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। अब मास की यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम की यूनिट अभी निकाली है मैंने मीटर क्यूब। ठीक है। अब किलोग्राम क्या है, मास, और मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m फॉर मास। किलोमीटर बोले तो लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L और उसकी पावर है 3, L की पावर 3 को ऊपर ले जाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा साहब ml-3, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये हो गया डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। मान लीजिए किसी ने पूछा साहब को भाई स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो स्पीड होती है साहब डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। यूनिट डिस्टेंस लेंथ है मीटर, टाइम सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है साहब। इट मीन्स मीटर बोले तो लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L, सेकंड बोले तो टाइम T, T की पावर 1 को ऊपर ले गए तो ये आ जाएगा LT-1। ठीक है साहब। अब साहब उसके बाद वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इज अ लेंथ, और लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, सो मीटर पर सेकंड, मीटर बोले तो लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L, सेकंड बोले तो टाइम, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T, T की पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साहब LT-1। ठीक है। इट मीन्स स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। अब साहब एक्सेलरेशन, ठीक है, तो एक्सेलरेशन होता है साहब हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड, तो ये हो जाएगा साहब हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब डायमेंशन फॉर्मूला, तो मीटर बोले तो लेंथ, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला L, सेकंड बोले तो टाइम, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T और T की पावर 2, तो ये हो जाएगा LT-2। क्लियर। अब साहब फोर्स, अब मेरे को फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो फोर्स होता है साहब मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यूनिट लिखिए इसकी, मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है साहब, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो किलोग्राम बोले तो मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला M, ठीक है, मीटर बोले तो L, ठीक है, लेंथ, सेकंड बोले तो टाइम T और उसकी पावर 2, T की पावर 2 को ऊपर ले जाऊंगा तो MLT-2। लो जी, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2। ठीक है। अब मैं आपको एडवाइस दूंगा कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 कैसे आया, ये हमको पता है। ठीक है। अब ये हमको पता है, रटना नहीं है, क्योंकि हमने पता कर लिया कि भाई फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 ऐसे आया। अब मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इसको मेमोराइज रखें, मीन्स डायरेक्ट, कि भाई फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, MLT-2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, MLT-2। क्यों? क्योंकि अब ये डायरेक्ट आपके कई जगह काम आएगा। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि भाई प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। किसका? प्रेशर का। तो प्रेशर होता है, आप जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। अब मेरे को अगर फोर्स का डायरेक्ट पता है तो फोर्स का क्या होता है, MLT-2, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। और एरिया का मैंने अभी निकाला, सबसे पहले एरिया का ही निकाला, मीटर स्क्वायर बोले तो L स्क्वायर। L स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा, ये L की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा L से एक L कैंसिल भी हो जाएगा नीचे, तो L की पावर 1 ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 और T-2। लो जी, ये हो गया प्रेशर का। ठीक है। अब साहब ये आपने कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए स्ट्रेटजी है, आपको केवल मैं 3 डायमेंशनल फॉर्मूला मेमोराइज करने के लिए कहूँगा और आप फिजिक्स का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो प्रेशर का आ गया। अब सपोज करो आपसे पूछा किसी ने भाई कि वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो आप जानते हैं कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब फोर्स का मुझे डायरेक्ट पता है MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का L। ठीक है। तो ये हो जाएगा साहब L की पावर 1 और L की पावर 1 दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो ML2T-2। लो जी, वर्क का हो गया। क्लियर। अब साहब सपोज कीजिए आपसे पूछा किसी ने टॉर्क,
अब आपके सामने कुछ नई नई फिजिकल क्वांटिटी आएंगी तो घबराना नहीं है आपको, क्योंकि ये सब क्वांटिटी आगे आने वाली है फिजिक्स में, है ना। एक्चुअली में ये जो चैप्टर है ना, ये आपको ये बताता है कि आगे भविष्य में, फ्यूचर में जब आप फिजिक्स को कैरी ऑन करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको बार बार कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो ये आपको पहले ही रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए जा रहे हैं कि भविष्य में, फ्यूचर में जब कभी भी हमको डायमेंशन फार्मूला निकालना होगा तो हाउ टू फाइंड डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। तो टॉर्क आप पढ़ेंगे आगे कि इसको डिफाइन किया जाता है F इंटू आर, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो अब देखो मेरे को अगर फोर्स की पता है डायरेक्ट, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा mL_t-2 और डिस्टेंस का L लेंथ है, तो ये हो जाएगा वही mL2t-2। लो जी, तो फोर्स के फायदे हैं। अगर मेरे को डायरेक्ट फोर्स का मेमोराइज है तो मैं अलग से पहले उसे कैलकुलेट करूँ, फिर टाइम लगेगा ना। तो अगर फोर्स का डायरेक्ट, और कई जगह यूज होना है फोर्स, ऐसा है नहीं कि एक दो जगह, कई जगह फिजिक्स में नंबर ऑफ टाइम्स यूज होगा, है ना। तो डायरेक्ट इसको याद रखें mL_t-2। अब दूसरा वर्क, ठीक है, इसको भी मेमोराइज कर लीजिए। और मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट नोट करने के लिए भी बोलूँगा, इसको हम बोलेंगे टम्पू। क्या बोलेंगे इसको हम? टम्पू, ठीक है। तो टम्पू क्या है कि वर्क एंड ऑल दी एनर्जीज हैव सेम dimensional formula which is mL2t-2। आप याद रखिएगा, फिजिक्स में जितनी भी एनर्जी होती हैं बच्चों, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होती हैं सबका डायमेंशन फार्मूला वही है जो वर्क का होता है mL2t-2, ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे ये एक छोटा सा पॉइंट पता है कि वर्क का और एनर्जीज का डायमेंशन फार्मूला सेम है ना, तो अब आप बहुत सारे डायमेंशन फार्मूला चुटकी में निकाल सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए साहब, हमसे किसी ने पूछा कि भाई बताइए पावर का डायमेंशन फार्मूला क्या है, ठीक है। तो पावर का डायमेंशन फार्मूला, तो पावर होता है, हम जानते हैं, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अब वर्क का डायमेंशन फार्मूला मेरे को डायरेक्ट याद है mL2t-2, तो यहाँ पर लिखिएगा mL2t-2 और अपॉन में टाइम है तो टाइम का t, ठीक है। आओ t की पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1 हो जाएगा, और ये -2 ऑलरेडी है ही, तो mL2t-3। लो जी, ये पावर का डायमेंशन फार्मूला हो गया, ठीक है साहब। देख रहे काम आ रहा है नहीं आ रहा। अब साहब सपोज कीजिए बोला कि भाई काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला बताइए, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों होती है ½ mv²। अब निकालने की जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्ट भी mL2t-2 लिख सकते हो बेझिझक, ठीक है। लेकिन अब आपको ये है कि भाई हमको वेरीफाई करना है, हमको जस्टिफाई करना है कि mL2t-2 होगा भी या नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसकी यूनिट लिखिए भाई, ये तो एक नंबर है, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। मास की यूनिट किलोग्राम, v का स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब किलोग्राम बोले तो मास, और मास का डायमेंशन फार्मूला हो गया m। मीटर बोले तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला l, उसका स्क्वायर है तो l स्क्वायर, सेकेंड है तो सेकेंड का स्क्वायर t स्क्वायर, नहीं तो mL2 t की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -2, तो mL²t-2। लो जी, वही तो आ गया। मैं वही तो कह रहा था आपसे, कोई भी एनर्जी ले लो, कोई भी एनर्जी, है ना। अब मान लो आपसे कहें भाई पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U, तो U = होता है mgh। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं mL2t-2, ठीक है, mL2t-2, क्लियर। अब साहब, अब सपोज कीजिए बच्चों कि आपसे, ये आपने कर लिया होगा, मैं इसको कर दे रहा हूँ रफ, ठीक है। अब साहब मान लीजिए किसी ने पूछा आपसे कि मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला, है ना, मोमेंटम। तो मोमेंटम, ये तो वाकई बहुत सिंपल हो गया, है ना। मोमेंटम P होता है आपका
mb, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मास बोले तो m, मीटर बोले तो लेंथ l, सेकेंड बोले तो टाइम t, ठीक है। t की पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका mlt माइनस 1। लो जी, ये हो गया मोमेंटम का। अब ये जो फैक्ट मैंने अभी आपको बताया है कि फिजिक्स में जितनी भी एनर्जी हैं उनका डायमेंशन फॉर्मूला वही होता है जो वर्क का। अब देखिए इसका एप्लीकेशन, देखिए आपसे जैसे किसी ने पूछा कि भाई रेजिस्टेंस की यूनिट बताइए, है ना, किसी ने आपसे पूछा कि कैपेसिटेंस की यूनिट बताइए, इंडक्टेंस की यूनिट बताइए, 12th में फिजिकल क्वांटिटीज हैं, है ना। और ऐसे मतलब बहुत सारे कोफिशिएंट या जिनको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हैं, उनका आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछने को आ जाता है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए ऑलवेज याद रखिए कि जब भी किसी कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का हमसे डायमेंशनल फार्मूला पूछा जा रहा है तो देन थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फार्मूला। जैसे सपोज कीजिए हमसे पूछा किसी ने कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला बताइए, है ना, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला कैसे बताना है, मैं उस लेवल पर बात कर रहा हूँ कि जो लेवल आप जानते हैं। मैं तो 11th वाले बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, है ना। तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में जूल्स हीटिंग लॉ, H इज इक्वल टू I स्क्वेयर R T, पढ़ा था ना, याद होगा आपको जूल्स हीटिंग लॉ 10th क्लास में। तो ये हीट क्या थी, हीट एनर्जी, H क्या थी, ये H क्या थी, हीट एनर्जी, R रेजिस्टेंस, I करंट, T टाइम। अब मेरे को क्या पता करना है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन I स्क्वेयर T, ठीक है। अब एनर्जी कोई भी हो, हीट एनर्जी कोई भी एनर्जी हो, डायमेंशन फार्मूला ml2T-2। तो ये हीट एनर्जी है, इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया साहब ml2T-2 और अपॉन I करंट हो जाएगी एम्पियर, एम्पियर का A और A की पावर 2 और T टाइम T, ठीक है। तो ये हो जाएगा साहब ml2, ठीक है, और T की पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे तो -1, तो ये हो जाएगा T की पावर -3, A को ले जाएंगे ऊपर तो A-2। लो जी, ये हो गया रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। अब सपोज कीजिए बच्चों हमसे पूछा साहब किसी ने कि स्पेसिफिक हीट, ये थर्मोडायनामिक्स में एक क्वांटिटी आएगी आपके आगे, तो घबराना नहीं है ये, क्योंकि आपको अगर ये लग रहा है कि अरे यार ये कहाँ से बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी क्वांटिटीज़ आपके 11th में एक एक करके सब आने वाली हैं, है ना। तो स्पेसिफिक हीट का, तो अब देखिए फॉर्मूला होता है, आप पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में, Q इक्वल टू MS डेल्टा T, ये हीट एनर्जी, ये मास M और ये आपकी स्पेसिफिक हीट S डेल्टा T टेम्परेचर, ठीक है। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Q अपॉन M डेल्टा T, Q अपॉन M डेल्टा T। अब Q क्या है, हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी कोई भी हो तो ml2T-2 अपॉन मास का M, ठीक है, डेल्टा T टेम्परेचर का या तो K लिख दो या थीटा लिख दो, चलो थीटा लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखो M से M कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा साहब आपका L2T-2 और थीटा -1, ठीक है ना। लो जी, ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट। क्या मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, एनर्जी, कि एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ml2T-2, क्लियर। अब साहब अब सपोज कीजिए हमसे डायमेंशन फार्मूला पूछा किसका, चार्ज का, किसका, चार्ज का, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम जानते हैं करंट होती है I इज इक्वल टू Q अपॉन T, आपने 10th में पढ़ा होगा। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू हो जाएगा IT, I फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, यूनिट हो जाएगी एम्पियर टाइम की सेकंड, एम्पियर सेकंड। तो एम्पियर का डायमेंशन फार्मूला क्या है, A, सेकंड बोले तो टाइम का T। लो जी, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया, AT, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला AT, क्लियर। अब मान लो बच्चों हमसे पूछा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों E इज इक्वल टू F अपॉन Q0, ठीक है, मतलब फोर्स अपॉन चार्ज। अब मेरे को फोर्स, मैंने क्या बोला आपसे, फोर्स, वर्क, एनर्जी और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड, ये 3-4 डायमेंशनल फार्मूला मेमोराइज कर लीजिए आप, ठीक है।
आप फिजिक्स का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो फोर्स मेरे को मेमोराइज है mlt-2, तो मैंने फोर्स का लिख दिया mlt-2 अपॉन क्यू का मैंने भी चार्ज का निकाला है at, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं at, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका mlt-3, क्योंकि ये t की पावर 1 ऊपर जाएगा, t की पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 और a -1। लो जी, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? अच्छा साहब, एक डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों बड़ा यूजफुल है ना। एक डायमेंशनल फॉर्मूला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। तो मैंने अभी आपको क्या बोला है कि जब भी वो कांस्टेंट्स के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करे तो देन ट्राई टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फार्मूला, है ना। मतलब कोई ना कोई जरूर एनर्जी का एक फार्मूला होगा जिसमें वो कांस्टेंट आ रहा होगा, है ना। तो जैसे आप जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ेंगे हम 11th में सेकंड वॉल्यूम में, तो वहाँ पर एक फार्मूला आएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT। तो ये जो k होता है इसको हम बोलते हैं बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और जेई मेन वगैरह में मैंने देखा है अक्सर पिछले 4-5 साल से एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब उस टाइप का, मतलब एक ही क्वेश्चन नहीं है, मतलब उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें के की वैल्यू जरूर आती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, है ना। तो कहने का मतलब ये जो डायमेंशन फार्मूला है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो के का हमें डायमेंशन फार्मूला बताना है। ये एनर्जी होगी साहब, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टी टेम्परेचर है ही, तो यहाँ से के हो जाएगा E/T, ठीक है। क्योंकि 3/2 तो एक नंबर है, उसका कोई मतलब नहीं है डायमेंशन फार्मूला में। तो E एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला ml2T-2 और अपॉन में T टेम्परेचर का थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साहब ml2T-2 और थीटा -1। लो जी, ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला। तो ये थे बच्चों डायमेंशन फार्मूला और के कैसे डायमेंशन फार्मूला हम फाइंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड आपको बताए हैं, मैंने जस्ट आपको एप्लीकेशन बताया कि हाउ टू फाइंड डायमेंशन फार्मूला। बाकी हम जब चैप्टर दर चैप्टर जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे आगे, तो अब हमको ये पता चल गया कि डायमेंशन फार्मूला होती क्या चीज़ है और वो हमको निकालना कैसे होता है। तो अब जैसे जैसे हम चैप्टर बाई चैप्टर आगे बढ़ते रहेंगे, तो जैसे जैसे हमारे सामने नई नई फिजिकल क्वांटिटी आती रहेंगी, उनके डायमेंशनल फार्मूला हम पता करते रहेंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। तो बच्चों जब मैंने इस तरह से ये डायमेंशन फार्मूला बताए, तो वो जो मैं अभी बात कर रहा था, हमारा पीछे वाला बच्चा है ना, जो क्लास में सबसे पीछे बैठता था, तो उसके देखिए क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन लाता था वो। तो उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे मन में। मैंने कहा बताओ भाई क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो उसने क्वेश्चन पूछा मेरे से कि सर डायमेंशन फार्मूला और उसी क्वांटिटी की हम यूनिट लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए वर्क या एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वर्क की या एनर्जी की यूनिट अगर हम देखें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, है ना, या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, SI और CGS में, ठीक है। तो बोला कि अगर इसी का हम डायमेंशन फार्मूला लिखें वर्क का या एनर्जी का, तो क्या लिखेंगे हम? ml2T-2, ठीक है। ml2T-2, बिल्कुल साहब भाई। m मतलब मास, यहाँ किलोग्राम मास, यहाँ l लेंथ, यहाँ मीटर लेंथ, यहाँ सेकंड टाइम, यहाँ टाइम। तो बड़ा क्वेश्चन सुनिए उसका। क्वेश्चन क्या था कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट seem to be much the same thing, is there any difference? सुना, मतलब उसका सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर मेरे को यूनिट और डायमेंशन फार्मूला में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। तो बोले सर क्या कोई इनमें डिफरेंस है? आप सोचिएगा कि उसने क्वेश्चन कैसा पूछा था, ठीक है। तो बिल्कुल अगर डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही सेम चीज़ होती, तो फिर यार क्यों अलग अलग पढ़ते दोनों को हम? कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तो डिफरेंस सुनिए अब क्या है
तो देखिए वर्क या एनर्जी की अगर हम यूनिट दो अलग अलग सिस्टम में लिखें, भाई ये हमारा एसआई सिस्टम में है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, ये हमारी सीजीएस सिस्टम में है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। तो हमने क्या देखा, दोनों ही यूनिट अलग अलग हैं, दोनों ही यूनिट अलग अलग हैं भाई। दोनों में जो सिस्टम है, ये एसआई सिस्टम है, ये सीजीएस सिस्टम है, दोनों ही सिस्टम में जो स्टैंडर्ड्स लिए गए हैं, स्टैंडर्ड्स याद आया ना, यूनिट्स जो ली गई हैं वो अलग अलग ली गई हैं। यहाँ हम लेंथ मास को किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, यहाँ हम उसी मास को ग्राम में मेजर कर रहे हैं, यहाँ लेंथ को मीटर में मेजर कर रहे हैं, यहाँ लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे हैं। इट मीन्स units of a physical quantity depends upon choice of units of a physical quantity depends upon choice of standards, क्लियर। स्टैंडर्ड से मतलब जो हमने लेंथ मास के स्टैंडर्ड तय कर रखे हैं कि भाई सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इतना होगा कि 1 मीटर इतना होगा, क्लियर। फॉर दी बेस क्वांटिटीज, फॉर दी बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्लियर। तो यहां से क्या निकला कि ये दो अलग अलग सिस्टम में यूनिट हैं एक ही फिजिकल क्वांटिटी की, और वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब साहब, अब हम वर्क या एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखें, तो वर्क या एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होगा ml2t - 2, ml2t - 2। कहने का मतलब चाहे आप MKS में SI में मेजर कर रहे हैं, चाहे आप उसे CGS में मेजर कर रहे हैं, उसकी यूनिट चेंज हो जाती है, सिस्टम चेंज होती है, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। डायमेंशन फॉर्मूला SI सिस्टम में भी ml2t - 2 रहेगा और आपका CGS सिस्टम में भी ml2t - 2 रहेगा। कहने का मतलब डायमेंशन फॉर्मूला is independent of choice of system of units, choice of system of unit। आप चाहे MKS लीजिए चाहे CGS लीजिए, ठीक है साहब। तो कहने का मतलब अब मैं इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो कैसे लिखेंगे, आप इसको नोट कर लें, इसको नोट करते जाएं। डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटी, तो डायमेंशन और यूनिट में अंतर क्या सुन लीजिए। डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटी रिप्रेजेंट combination of the base quantities, clear। dimensions of quantity represent combination of base quantities required to describe इट। सिंपल। अब ध्यान से सुनिएगा, ये डायमेंशन फॉर्मूला है और डायमेंशन फॉर्मूले का मतलब है वो ये कह रहा है कि भैया आप जब वर्क या एनर्जी को डिस्क्राइब कर रहे हैं या वर्क या एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। चाहे आप CGS सिस्टम लीजिए, चाहे आप MKS सिस्टम लीजिए, कोई सा भी सिस्टम लीजिए, आपको इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। अब वो कह रहा है कि आप भले ही अब आप चाहे उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को MKS में मेजर कीजिए, चाहे आप उनको CGS में मेजर कीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब
जब आप MKS और CGS में मेजर करेंगे तो उससे ये मतलब नहीं होगा कि वो क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगे। भाई MKS में कर रहे हैं तो किसी ml मतलब मास लेंथ टाइम पर डिपेंड ना होकर किसी और पर डिपेंड कर रहा है, और अगर CGS में कर रहे हैं तो किसी और चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। नहीं, बेस क्वांटिटी वही रहेंगी, भले ही उनकी यूनिट्स चेंज हो जाए लेकिन बेस क्वांटिटीज वही रहेंगी जिन पर वो डिपेंड कर रही है। क्लियर? तो डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटी रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट। क्लियर? तो यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला में बेसिकली डिफरेंस ये है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज होते ही यूनिट्स चेंज हो सकती हैं, है ना। अगर हम अपना स्टैंडर्ड चेंज कर दें कि भाई हम लेंथ को मीटर में ना करके सेंटीमीटर में नापेंगे या मास को किलोग्राम में ना लेके हम ग्राम में नापेंगे तो यूनिट्स चेंज हो जाएंगी, लेकिन दोनों ही सिस्टम में उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है। अब साहब उसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से कि डज दैट मीन डायमेंशंस ऑफ अ क्वांटिटी आर दी सेम नो मैटर व्हाट सिस्टम ऑफ यूनिट इज एम्प्लॉयड। मतलब वो ये कह रहा है कि सर इसका मतलब हम कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब डायमेंशन फॉर्मूला ऑलवेज सेम रहेगा फिजिकल क्वांटिटी का। मतलब और डीप में चला गया वो, है ना। तो अब साहब मेरा आंसर है नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, नहीं ऐसा हमेशा नहीं होगा। अब आप कहेंगे अरे सर अभी तो आप बता रहे थे, बिल्कुल बता रहे थे। अब चीज़ें एक एक करके सारी परतें थोड़ी खुलती हैं, ठीक है। यहाँ जनरल बात बताई थी, लेकिन जब वो कह रहा है कि ऐसा होगा ही नहीं, ऑलवेज नहीं होगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होते ही, मतलब अभी मैंने आपको क्या बोला था कि सिस्टम ऑफ यूनिट अगर चेंज हो गया तो डायमेंशन फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन वो कह रहा है क्या ऐसा हमेशा होगा कि आप कोई सा भी सिस्टम ऑफ यूनिट ले लीजिए लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा? नहीं, नॉट ऑलवेज। कैसे? अब इसको समझिए। देखिए ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हुआ लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ? तो ऐसा तब होगा कि आपने एक सिस्टम ऑफ यूनिट लिया SI, आपने दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट लिया CGS सपोज, लेकिन दोनों ही सिस्टम में जो बेस क्वांटिटीज थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, वो दोनों में ही सेम थी। मतलब इसमें मास, लेंथ और टाइम, ठीक है, और इसमें भी मास, लेंथ और टाइम थे। तो अगर दो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं लेकिन दोनों में फंडामेंटल क्वांटिटीज सेम हैं तो डायमेंशन फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर अगर दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस तरह से हैं कि एक में फंडामेंटल यूनिट कुछ हैं और एक में फंडामेंटल यूनिट्स किसी और को माना गया है, कुछ और क्वांटिटीज को माना गया है, तो फिर उस फिजिकल क्वांटिटीज का दोनों सिस्टम में अलग अलग डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इसको आप मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। तो क्या है? नॉट ऑलवेज। ऐसा कब होगा? इफ टू systems of unit, if two system of unit have same base quantities, have same base quantities, ठीक है, but differ in their units, then the physical quantity have same dimension formula in both systems। ठीक है,
इफ टू सिस्टम्स ऑफ यूनिट हैव सेम बेस क्वांटिटीज, सेम बेस क्वांटिटीज का मतलब उसमें भी मास लेंथ टाइम माने गए हैं बेस, और दूसरे वाले में भी मास लेंथ टाइम माने गए हैं बेस, लेकिन दोनों सिस्टम में अलग अलग यूनिट्स में नाप रहे हैं, एक में मीटर में, एक में सेंटीमीटर में। समझ गए? अगर ऐसा है, बेस क्वांटिटीज दोनों में सेम है, तो डायमेंशन फॉर्मूला दोनों सिस्टम में क्या होंगे, एक क्वांटिटी के फिजिकल क्वांटिटी का सेम होगा, जैसे आपके सामने वो वर्क का। बट इफ two systems of units have different base quantities, along with different units, then a physical quantity have different dimension formulae in both the systems। मैं समझता हूं कि मैंने आपको बहुत बड़ी बात बता दी है। ये क्या, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अलग अलग भी हो सकता है दो अलग अलग सिस्टम में, है ना। और वो कब होगा कि जब दो अलग अलग सिस्टम इस तरह के लिए गए हैं कि एक में फंडामेंटल क्वांटिटीज कुछ हैं और दूसरे में फंडामेंटल क्वांटिटी कुछ और क्वांटिटीज मानी गई हों, अलग क्वांटिटीज को माना गया है, तो फिर उन दोनों सिस्टम में एक ही फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला अलग अलग होंगे। अगर दो सिस्टम इस तरह से हैं कि दोनों में फंडामेंटल क्वांटिटीज सेम हैं, ठीक है, बट उनकी यूनिट्स अलग अलग हैं, तो दोनों सिस्टम में डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। आई होप कि आप इस गहराई की बात को जरूर समझे होंगे। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि अगर हमें ये बात पता है कि सिस्टम चेंज होने पर और सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज होने पर किसी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला चेंज हो जाता है, और इस कॉन्सेप्ट पर जेईई में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब पिछले 4-5 साल में मैंने जो जेईई के लेटेस्ट क्वेश्चन देखे हैं उनमें भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर कॉन्सेप्ट पर। तो अब हम दो एग्जांपल ऐसे लेते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है आपका, अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था उस पर, कि इफ मोमेंटम P एरिया A, ठीक है, एंड टाइम T are taken to be the fundamental quantities, then dimensional formula of energy is। तो मैं अभी आपको यही बात समझा रहा था कि कोई आपसे अगर ये कहता है कि भाई एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला mL2T-2 ही होगा ऑलवेज, तो आप कहेंगे नॉट ऑलवेज। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला mL2T-2 उसी सिस्टम में होगा जिस सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया हो। आर यू गेटिंग और नॉट? अब भले ही आप उन मास को, लेंथ को, टाइम को चाहे आप CGS में मेजर करिए, चाहे आप MKS में मेजर कीजिए, किसी में भी करिए, फंडामेंटल क्वांटिटी दोनों में सेम ही है ना। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला CGS में भी MKS में भी वही रहेगा। लेकिन वो कह रहा है कि अब अगर बच्चों ऐसा सिस्टम लिया जाए कि जिसमें मोमेंटम को फंडामेंटल, एरिया को फंडामेंटल और टाइम को फंडामेंटल माना गया है, तो क्या उसमें भी एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला mL2T-2 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम में से बेस क्वांटिटी ही क्या कर दी,
चेंज कर दें। तो सिस्टम में अगर हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी चेंज हो गई तो फिर डायमेंशन फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो अब मेरे को इस तरह के सवाल कैसे करने हैं ये समझिए। तो बच्चों ई हो गई अब ड्राइव्ड, है ना, और ई ड्राइव्ड क्वांटिटी, और वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, मोमेंटम पर और एरिया पर और टाइम पर। क्लियर। अब मेरे को नहीं पता भाई, कोई भी फॉर्मूला होगा जब ई के लिए पी ए टी के टर्म्स में, तो इनकी पावर्स भी हो सकती हैं, रूट भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को नहीं पता कि पी की कितनी पावर पर, ए की कितनी पावर पर, टी की कितनी पावर पर ये डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि ई की पावर, ई जो है मोमेंटम की पावर ए पर, एरिया की पावर बी पर और टी की पावर सी पर डिपेंड कर रहे हैं साहब, ठीक है। अब एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml2t-2। समझना बात को, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml2t-2 इक्वल टू के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। मोमेंटम का होता है आपका mb, तो कहने का मतलब मास mlt-1 की पावर a, एरिया का l 2 की पावर b और t टाइम का c, ठीक है। तो ये हो जाएगा सब आपका ml2t-2 इक्वल टू k, तो ये हो गया साहब ml और ये हो जाएगा आपका क्यूब, ठीक है ना, और t की पावर -a+c, ये हो गया साहब। अब क्योंकि ये इधर एनर्जी है तो ये पूरा एनर्जी ही होना चाहिए, ठीक है ना, तो एनर्जी ही तो एनर्जी के इक्वल होगी। तो अब दोनों तरफ की पावर का जब कंपेयर करोगे आप, तो यहाँ m की पावर 1 है, सही है, एक मिनट, m की पावर a, तो यहाँ m की पावर a है तो a की पावर 1, ठीक है भाई, यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ l की पावर 3 है, यहाँ l की पावर हो जाएगी a+2b, a+2b, तो a+2b इक्वल टू 2, a की वैल्यू 1 रख देंगे यहाँ पे, तो b की वैल्यू आ जाएगी साहब 1/2, रख दो, a की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे, इधर जाएगा तो 1, तो b इक्वल टू 1/2, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, तो -a+c, t की पावर है -a+c और इक्वल टू है -2k, तो a की वैल्यू रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा c की पावर -1, c इक्वल टू -1। तो a b c की जो वैल्यू आई उन्हें यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा साहब हमारा, ये हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू P की पावर A, तो A की वैल्यू आई थी हमारी 1, तो P, A की पावर B आया था हमारा 1/2, तो 1/2, और T की पावर C आया है हमारा -1, तो T की पावर -1। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, अगर कोई ऐसा सिस्टम बनता जिसमें मोमेंटम, एरिया और टाइम इनको फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया होता, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ml2t-2 ना होके क्या होता, p/2 t की पावर -1, ठीक है बच्चों। तो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रॉब्लम 2 है आपकी, प्रॉब्लम 2 के, if velocity, time and force are chosen as the base quantities, base मतलब fundamental, the dimension of the mass will be, ठीक है। तो कौन कौन सी बेस क्वांटिटी मानी गई हैं, v, वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स। तो ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम बनता जिसमें वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाता, ठीक है, तब मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता, ठीक है। क्योंकि मास का डायमेंशन फॉर्मूला हम जानते हैं m है, लेकिन वो कब है, जब मास खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो मास अभी जैसे किया था बिल्कुल डिट्टो, एक ही प्रोसीजर है। तो मास डिपेंड करता फिर किस पर, वेलोसिटी पर, टाइम पर और फोर्स पर। फंडामेंटल मतलब मास ड्राइव होता, और ड्राइव्ड क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती हैं, फंडामेंटल पर। तो अब हमें नहीं पता मास b की कितनी पावर पर डिपेंड कर रहा है, t की कितनी पावर पर, f की कितनी पावर पर, तो हमने मान लिया b की पावर a पर, t की पावर b पर और f की पावर c पर। तो ये हो गया साहब m प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट b, वेलोसिटी का क्या होता
एल टी माइनस वन होता है जो हम जानते हैं, है ना, और टी टाइम का टी तो टी की पावर बी, फोर्स का एम एल टी माइनस टू दी पावर सी। ठीक है जी, तो ये हो जाता आपका, इसको हम ऐसे ले सकते हैं एम एल जीरो टी जीरो लिख सकते हैं भाई, एल की पावर 0 1 टी की पावर 0 1, तो बचा एम, तो एम ही तो है, इक्वल टू ये हो जाता हमारा एल एम, तो एम टू दी पावर सी। ठीक है, अब था एल, तो एल की पावर ए और प्लस सी, टी की पावर माइनस ए, ठीक है, प्लस बी और माइनस 2c, ये हो गया साहब। अब क्योंकि इधर मास है तो ये पूरा इधर मास ही होना चाहिए, मास के इक्वल मास आएगा, है ना, तो कहने का मतलब इधर की पावर और इधर की पावर दोनों सेम होनी चाहिए। तो यहाँ m की पावर कितनी c और यहाँ m की पावर 1, तो c इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, अब साहब यहाँ l की पावर है a प्लस सी और यहाँ l की पावर 0, तो a प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ है आपका माइनस ए प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो यहाँ जब c की जगह 1 रखोगे तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी साहब, a की वैल्यू आ गई, a की और c की वैल्यू दोनों आ गई, उन्हें यहाँ रख दो, तो a की वैल्यू रखेंगे -1, तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस b -2c, तो -2 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू आ गया प्लस 1। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई, इन ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा साहब b की पावर a, और a कितनी है हमारी -1, तो b टू दी पावर -1, t टू दी पावर b, t टू दी पावर b, और b कितना है हमारा निकल के +1, तो t, और f टू दी पावर c, c की पावर c कितना है 1, तो ये होता b -1 t f, b -1 t f। ठीक है साहब, तो ये हो गया साहब आपका। मैं आपको जो समझाना चाह रहा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट में और डायमेंशन फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो बात ये थी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमको ये बताता है कि वो क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है या किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उसके बाद यूनिट, दो अलग अलग सिस्टम में किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट अलग अलग हो सकती है ना, लेकिन अगर उन दोनों सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटीज सेम ली गई हैं लेकिन उनकी यूनिट्स अलग अलग हैं बस, तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। लेकिन अगर दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस तरह से हैं कि दोनों में फंडामेंटल क्वांटिटीज ही अलग अलग हैं, एक में फंडामेंटल क्वांटिटीज मास लेंथ टाइम है, दूसरे में फंडामेंटल क्वांटिटीज आपका वेलोसिटी टाइम और फोर्स हैं, और आपसे कहा जाएगा भाई एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए दोनों में। ठीक है, MLT वाले में भी और VTF वाले में भी। तो फिर इस तरह के दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट्स दोनों ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। दैट इज द पॉइंट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका जेई में आ चुका है। ठीक है, अब बच्चों बढ़ते हैं आगे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की तरफ। अब है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बड़ा ही इम्पोर्टेंट और इससे मतलब थोक के भाव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई वगैरह में, नीट में, है ना, और बड़ा सिंपल है। क्या कहता है ये कि वी कैन ऐड और subtract, we can add or subtract only those physical quantities which have same dimension formula and सेम नेचर। सेम नेचर से मतलब या तो दोनों स्केलर होनी चाहिए या फिर दोनों ही वेक्टर्स होनी चाहिए। क्लियर। तो ये कहता है होमोजेनिटी मतलब एक जैसा,
नाम में ही मतलब छिपा है, होमोजीनियस, होमोजीनिटी। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी मतलब हम एक जैसी क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला एंड सेम नेचर। तो हम मास में मास को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला m है और दोनों ही स्केलर हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस पॉसिबल है ना। हम मास में लेंथ को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मास का डायमेंशन फार्मूला m है, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला l है, मतलब दोनों के डायमेंशन फार्मूला ही डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम स्पीड में प्लस माइनस वेलोसिटी कर सकते हैं, सोचिए, ठीक है। स्पीड का डायमेंशन फार्मूला LT-1 होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला LT-1 होता है। अब सोचिएगा क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बेशक दोनों के डायमेंशन फार्मूला सेम है, लेकिन स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि कंडीशन क्या है कि दोनों के डायमेंशन फार्मूला भी सेम होनी चाहिए, दोनों के डायमेंशन दोनों की नेचर भी सेम होनी चाहिए, मतलब या तो दोनों ही स्केलर हों या फिर दोनों ही वेक्टर हों। तो यहाँ एक स्केलर है एक वेक्टर है, तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। मतलब स्पीड में वेलोसिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब सपोज वर्क में प्लस माइनस काइनेटिक एनर्जी कर सकते हैं, कर सकते हैं क्योंकि वर्क और एनर्जी जितनी भी हैं सबके डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, तो जो डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का होगा वही काइनेटिक एनर्जी का होगा, और दोनों स्केलर हैं, एनर्जी और वर्क स्केलर क्वांटिटी होते हैं, तो ये भी स्केलर हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर हो गई, दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो गए, तो ये प्रोसेस पॉसिबल है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर किसी फिजिकल इक्वेशन में दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो समझ जाइएगा कि उन सब के डायमेंशन फॉर्मूला क्या हैं, सेम है, क्योंकि फिजिक्स कह रही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कह रहा है कि फिजिक्स में हम उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम होते हैं और उन जिनकी सेम नेचर सेम होती है, ठीक है। अब साहब इसको एक और तरीके से हम बयां कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को और करके कि इन एनी फिजिकल इक्वेशन each term has same dimension फॉर्मूला, ठीक है। प्लस माइनस से जितने भी टर्म सेपरेटेड होते हैं सबके डायमेंशन फॉर्मूला क्या होते हैं? सेम होते हैं, क्लियर। अब बच्चों हम एग्जांपल लेते हैं बहुत सिंपल सा, जिससे हमारा पहले प्रिंसिपल क्लियर हो गया ये प्रिंसिपल है क्या। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेता हूं मैं आपका, बहुत बेसिक एकेडमिक लेवल की, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका कि the velocity v of a particle depends upon time t according to the equation v is equal to at square, v is equal to at square plus bt plus c, ठीक है। तो where v is in meter per second, t in second, write the units of a b c, या write the dimension formula of a and b, क्लियर। तो हमको ए बी सी के डायमेंशन फॉर्मूला बताने हैं। तो अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करें तो इसमें कितने टर्म हैं इक्वेशन में? 1 2 3 और 4, क्लियर। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कह रहा है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में, भाई ये फिजिक्स का इक्वेशन तो है, तो किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म हैं सबके डायमेंशन फॉर्मूला क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इसका मतलब जो डायमेंशन फॉर्मूला बी का है वही डायमेंशन फॉर्मूला ए टी स्क्वायर का होगा, वही बी टी का होगा और वही सी का होगा, ठीक है। बस मिल गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से सॉल्यूशन। कैसे? कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए टी स्क्वायर इक्वल होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी के, ठीक है। बी क्या है? वेलोसिटी। अब साहब
ए टी क्या टाइम, तो टाइम का होता है डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी, टी फॉर टाइम और उसकी पावर 2 इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता था एल टी माइनस 1। ठीक है साहब, तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एल टी माइनस 1 अपॉन में टी टू को ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 3। लो जी, ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। क्लियर। अब मान लो इसकी यूनिट पूछता वो, अगर इसकी यूनिट पूछता तो एल क्या लेंथ, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। ठीक है। टी क्या टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड और उसकी पावर क्या है -3, तो ये मीटर पर सेकंड क्यूब, मीटर पर सेकंड क्यूब ये यूनिट हो जाती किसकी, ए की। ठीक है। अब साहब मेरे को बी का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, तो फिर क्या करूंगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी टी इक्वल होना चाहिए किसके, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी के होना चाहिए। तो बी टी क्या है टाइम, तो टाइम का टाइम है ना। अब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा साहब एल टी माइनस 1 और अपॉन में टी की पावर 1, टी की पावर 1 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 2। ठीक है साहब। अब बचा आपका लास्ट सी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सी इक्वल होना चाहिए साहब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी। तो सी का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का है, बोले तो एल टी माइनस 1। लो जी, तीनों के डायमेंशन फॉर्मूला आ गए बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप दोनों तरीके से माइंड में सेट करें कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोज क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला एंड सेम नेचर। और किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म होते हैं, टर्म से मतलब प्लस माइनस में, ठीक है ना, LHS और RHS सबको मिला के जितने भी इंडिविजुअल टर्म होते हैं, हर टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ बी का था वही ए टी का था, ए टी स्क्वायर का वही बी टी का होना चाहिए, वही सी का होना चाहिए। तो हमने जस्ट ये कॉन्सेप्ट लगाई। ठीक है ना बच्चों। तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन क्या है मेरा कि सेम है कि हमें वेलोसिटी गिवन है बच्चों, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये तो आपने कर ही लिया होगा ना, है ना, तो ये आपने कर लिया होगा, चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब साहब अब जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है कि द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v इज इक्वल टू, प्रॉब्लम जो भी है देख लेना आप। ठीक है। तो क्या है कि इक्वेशन दे रखा है आपको वेलोसिटी के लिए कि v इज इक्वल टू a, ठीक है, प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, ये दे रखा है साहब। तो वही ए बी सी डी के हमें डायमेंशन फॉर्मूला बताने हैं, ए बी सी डी के डायमेंशन फॉर्मूला। तो कितने टर्म है, 1 2 3 और एक आपका ये पूरा 4, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसमें एक टर्म ऐसा जरूर होगा जिसका डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हैं। तो आप किसका डायमेंशन फॉर्मूला जानते हैं, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, बस होता करते चले जाइए। अब तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वी के। ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए इक्वल होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वी के। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया साहब एल टी माइनस 1। क्लियर। अब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी टी इक्वल होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वी के, वेलोसिटी के। तो बी का पता करना है, तो बी टी है टाइम, तो टी का टाइम का हो गया टी, वी वेलोसिटी तो एल टी माइनस 1, तो बी का हो गया साहब एल टी माइनस 1, टी नीचे इधर जाएगा तो टी की पावर 1, तो ये हो जाएगा हमारा एल टी माइनस 2। ठीक है। अब साहब अब आता है, अब देखिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डी। क्लियर। तो देखिए डी किस में ऐड हो रहा है, यहां देखिए डी किस में ऐड हो रहा है, टी में। डी किस में ऐड हो रहा है,
टी में, टी क्या है? टाइम। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कह रहा है कि हम उन्हीं क्वांटिटी को ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं फिजिक्स में जिनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। इसका मतलब डी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? जो टी का है ना? टी क्या है? टाइम। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डी इक्वल होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टी के। तो डी का डायमेंशन फॉर्मूला वही हो गया जो टाइम का होता है, बोले तो टी। ठीक है। अब साहब उसके बाद अब आता है ये सी का, तो इसको हम कैसे कहेंगे? सी अपॉन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सी अपॉन डी प्लस टी इक्वल होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वी के। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ठीक है। तो अब डी टाइम में बच्चों टाइम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? टाइम ही आएगा भाई। 2 घंटे में 3 घंटे ऐड करोगे तो 5 घंटे ही तो आएगा। तो ये टाइम और ये भी टाइम है, टाइम में टाइम ही तो ऐड कर सकते हैं। प्रिंसिपल होमोजेनिटी यही तो कह रहा है कि आप टाइम में टाइम ही ऐड कर सकते हो, लेंथ में लेंथ ही ऐड कर सकते हो। तो टाइम में टाइम ऐड हो रहा है तो नीचे पूरा क्या होगा? ये टाइम। और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल टी। तो ये नीचे वाले का पूरा डायमेंशन फॉर्मूला टी हो गया। और ये बी का वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस 1। तो सी का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एल टी माइनस 1 और टी। ठीक है, टी की पावर 1 और टी की पावर माइनस 1 कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा आपका एल। क्लियर? तो सी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया साहब एल। आई होप कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ये मैंने बहुत हल्के हल्के मतलब बेसिक एग्जाम्पल लिए हैं अभी, मतलब क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर करनी थी कि भाई एक्चुअल में ये है क्या चीज़। ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, एक और लेता हूँ मैं आपका एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही है। और वो क्या है एग्जाम्पल आपका कि सपोज आपको दिया हुआ है कि P प्लस ए अपॉन बी स्क्वेयर, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वेयर V माइनस बी और इक्वल टू में आपका आर टी। ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। क्लियर? तो अब यहां पर आपको वो देगा कि P हमारा प्रेशर है, ठीक है, और V वॉल्यूम है। क्लियर? और आपका क्या बोलते हैं, R गैस कांस्टेंट बोलते हैं साहब। R को हम क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट। और T को हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर। ठीक है। तो ये सब गिवन होगा हमें और कहेगा कि A और B जो है ये इनका डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। इसको हम वान डेर वाल्स इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है अभी आपको कि ये क्या है, कैसे है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। आपको तो कॉन्सेप्ट यूज करनी है ना। तो कोई भी इक्वेशन हो, फिजिक्स का इक्वेशन है, अब आपको यूज करना है अपना जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऐसा कहता है कि फिजिक्स का कोई भी इक्वेशन हो, उसमें अगर 2 क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, डेफिनेटली उनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम होंगे, है ना। इट मीन्स ये प्रेशर है, प्रेशर में ए अपॉन बी स्क्वायर ऐड हो रहा है, प्रेशर में ए अपॉन बी स्क्वायर ऐड हो रहा है। इसका मतलब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर इक्वल होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पी के। ठीक है, पी क्या है? प्रेशर। तो ए अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर को लिख सकते हैं हम फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। अब साहब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, कई जगह काम आएगा। मैंने ऐसी बेकार में बात नहीं कही थी आपसे, mlt-2। ठीक है। और एरिया का L2। ठीक है, L2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ml-1t-2। ठीक है साहब। अब V क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का डायमेंशन, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब का क्या है? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मीटर की पावर 6 और इक्वल टू ml-1t-2। मीटर क्या है? लेंथ का हो जाएगा L और उसकी पावर 6 इक्वल टू ml-1t-2। ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा ए का डायमेंशन फॉर्मूला आया एम, एल की पावर से इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एल की पावर 5 और टी टू दी पावर -2। लो जी, ये हो गया हमारा ए का डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर? तो वी सिंपली अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि मेरे को बस इतना पता था कि इसमें ये ऐड हो रहा है तो डेफिनेटली इन दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला सेम होने चाहिए, है ना। अच्छा, अब देखो, अब मेरे से पूछ रहा है उसने किसका डायमेंशन फॉर्मूला, बी का। तो बी क्या है, बी वॉल्यूम, ये क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम में से बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि हम उस ऐड या सब्ट्रैक्ट तब उन्हीं को कर सकते हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब बी में से बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी इक्वल होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी के। ठीक है, तो B इज इक्वल टू, बी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यूब। तो लो जी, B का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल क्यूब। क्लियर? तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ही अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स मिक्स करते हैं। जैसे एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि एंगल आप जानते हैं, एंगल होता है आपका आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, तो ऊपर भी लेंथ L और रेडियस भी लेंथ होती है L, तो L से L कैंसिल, तो आर्क बोले तो एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हुई। और डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मतलब कोई पावर नहीं है उसकी, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर कोई पावर नहीं है। मीन्स m की पावर 0, L की पावर 0 एंड t की पावर 0। तो अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो हम जानते हैं कि वो 1 होता है। तो m की पावर 0, L की पावर 0, t की पावर 0, इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस है इट मीन्स इक्वल टू 1 और m0, L0, t0। ठीक है, सिमिलरली लाइक एंगल, पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल, पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल का मतलब e की पावर, e की पावर में अगर कुछ है, e की पावर में अगर कुछ है तो वो पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, डायमेंशनलेस। ठीक है, एंड log इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, log के आगे कुछ भी है वो पूरा क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो देखिए बहुत छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हैं, एंगल डायमेंशनलेस होता है, e की पावर में अगर कुछ है वो डायमेंशनलेस होगा और log आपका डायमेंशनलेस होता है। तो बहुत छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हैं और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को मिक्स करके देखिए। ये आपका जेई में आ चुका है, मेन 25 जुलाई सेकेंड शिफ्ट 2021 में। और क्वेश्चन क्या है कि द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टी एंड डिस्प्लेसमेंट x बाय द इक्वेशन F इक्वल टू a cos bx, F इक्वल टू a cos bx प्लस c sin dt। ठीक है, तो वो कह रहा है द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए डी अपॉन बी एज, ये पूछ रहा है सब आपसे। वो कह रहा है फोर्स अगर ये है आपका a cos bx प्लस c sin dt, तो ए डी अपॉन बी का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। तो पहले ए का पता करना है, फिर डी का, फिर बी का, तो ए डी अपॉन बी का डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनके आगे क्या होता है, ये क्या होता है बताइए जल्दी से, ये होता है थीटा। ये क्या होता है, थीटा, एंगल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो ये कॉस बी एक्स, तो ये पूरा क्या है, थीटा। ये साइन डी टी, तो ये डी टी किसकी जगह पर है, थीटा की जगह पर, है ना। और अभी अभी मैंने आपसे बात कही है कि जो एंगल होता है वो ऑलवेज डायमेंशनलेस होता है ना। इट मीन्स ये जो बी एक्स है ये पूरा एंगल है और बी एक्स पूरा क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस, तो मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ से b इज इक्वल टू हो गया 1/x और क्वेश्चन में आपको गिवन है कि x क्या है, डिस्प्लेसमेंट बोले तो लेंथ, तो 1/l और l को ऊपर ले जाएंगे तो l की पावर -1। लो जी, ये b का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, है ना। अब साहब आ जाओ यहाँ पर, सिमिलरली साइन dt भी पूरा एंगल है, तो dt एंगल है तो ये भी डायमेंशनलेस होगा तो 1। तो यहाँ से d का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा 1/t, है ना। यहाँ से d का डायमेंशन फॉर्मूला 1/t, तो ये हो जाएगा 1/a
कैपिटल टी, बोले तो टी टू दी पावर -1, ठीक है, टी टू दी पावर -1। क्लियर। अब साहब इसके बाद भैया ए का आ गया, डी का आ गया, नहीं सॉरी, बी का आ गया और डी का, अब बचा कौन, ए। तो कोई दिक्कत नहीं, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा देंगे कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इसका डायमेंशन फॉर्मूला, जितने भी टर्म हैं किसी भी फिजिकल इक्वेशन में, जितने भी टर्म हैं सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इट मींस ये क्या है, फोर्स, तो डायमेंशन फॉर्मूला, अच्छा ये पूरा डायमेंशन लेस है ही हमारा, कॉस थीटा तो पूरा डायमेंशन लेस है, इसका मतलब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए इक्वल होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एफ के। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला होगा साहब MLT - 2। क्लियर, MLT - 2। तो इसका हो जाएगा साहब आपका देखिए, अब यहाँ पर रख दीजिए सबको। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला आया है MLT - 2 इंटू डी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया था, डी का डायमेंशन फॉर्मूला था T - 1, ठीक है, अपॉन बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया था साहब, L की पावर -1, ठीक है। तो L की पावर -1 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ML2 और T - 3। लो जी, ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा हमारा AD अपॉन B का। क्लियर, AD अपॉन B का। बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने E की पावर वाला लिया है कि इन अ टिपिकल कॉम्बुशन इंजन द वर्क डन बाय अ गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय W इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है, और e टू द पावर -bx स्क्वायर अपॉन kt, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर। और if alpha and beta are constant then dimensions of alpha will be। तो अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है साहब, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। e की पावर दिखी ना हमें तो हम तुरंत समझ गए कि e की पावर में कुछ भी हो, e की पावर में कुछ भी हो वो डायमेंशन लेस होगा, समझे कुछ। तो इसका मतलब बीटा एक्स स्क्वेयर अपॉन के टी, ये पूरा ही डायमेंशन लेस होगा 1, सिंपल, ठीक है। अब सब बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे तो बीटा एक्स क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है, तो L2 के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपका अगर आप इसको भी याद कर लेते हैं तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि लगभग हर साल इस तरह का जब भी E की पावर में आता है उसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जरूर रखता है वो, है ना। तो E इज इक्वल टू 3/2 kT, ये हम फॉर्मूला पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में, बिल्कुल लास्ट में जाके जब पढ़ेंगे वहां पर, तो ये फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT। तो ये जो K होता है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बच्चों, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि जब भी आपको किसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जा रहा है तो थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फॉर्मूला, ठीक है। तो एनर्जी का मुझे पता है भाई 3/2 का तो कोई मतलब है नहीं, तो K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाएगा E अपॉन T। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ML2T - 2, टाइम नीचे क्या हो गया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का हो गया थीटा या K, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ML2T - 2 और थीटा -1, ठीक है सी। अब साहब बस K का आ गया, तो यहाँ पर K का डायमेंशन फॉर्मूला रख देते हैं, ये ML2T - 2 ML2T - 2 थीटा -1, और ये टेम्परेचर का फिर क्या रख देंगे थीटा, ठीक है ना, और इक्वल टू होना चाहिए 1। थीटा से ये थीटा ये कैंसिल हो जाएगा और L² से L² कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा साहब MT - 2। लो जी, ये हमारा बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला आया। अब ये तो पूरा डायमेंशन लेस टर्म हो गया। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग इस पूरे का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल होना चाहिए किसके, वर्क डन के। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क, और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हम जानते हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा W का डायमेंशन फॉर्मूला अपॉन बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला। तो W होता है वर्क ML2T - 2, मैंने आपको बोला है वर्क फोर्स स्पीड, इनके डायमेंशन फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिए
बहुत काम आते हैं। तो ml2t-2 अपॉन बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला अभी निकाला था हमने mt-2, तो mt-2 क्लियर। तो ये हो जाएगा m से m कैंसिल, t-2 से t-2 कैंसिल, तो अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा l स्क्वायर है तो रूट लेंगे तो l, तो इसको हम लिख सकते हैं m0 l t0, तो ये हो गया अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर, m0 l t0, क्लियर, ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि लेक्चर थोड़ा और लेंदी हो जाएगा, बाकी हम जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट को ख़त्म करेंगे तब और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो अभी आप देखेंगे तो अगर मान लो आपको लॉग में कोई इस तरह से, जैसे ई में इक्वेशन दिया हुआ है, मान लो इस तरह से आपको लॉग में कोई इक्वेशन दिया हुआ है, लॉग के आगे कुछ लिख के दे दिया है उसने और आपसे वो पूछ रहा है डायमेंशन फॉर्मूला, तो आप कॉन्सेप्ट याद रखिए कि लॉग के अंदर कुछ भी होगा वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी जब हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट को ख़त्म करेंगे तो एक वीडियो लास्ट में अच्छे अच्छे लेवल के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।